जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके सामने राजस्थान एक परिचय, जिसे पढ़ रहे हैं स्थिति और विस्तार के रूप में। राजस्थान एक परिचय, स्थिति एंड विस्तार। इसके अंदर अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो सबसे पहले राजस्थान के नामकरण को लेकर हुई थी और उसके बाद में राजस्थान की स्थिति के बारे में हमारी चर्चा हुई। ये दो बिंदु हमने पढ़े हैं। जहां तक लिखा है उसके जस्ट आगे आप हेडिंग लगा लीजिए। अगला जो बिंदु रहेगा वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल। यदि हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखें और इसकी बातें करें तो देखिए, सबसे पहली बात जहां पर कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, लेकिन आपको कौन सी इकाई में पूछा जा रहा है। भाई जैसे वर्ग किलोमीटर में पूछा जा रहा है या फिर वर्ग मील में पूछा जा रहा है, क्योंकि पूछे तो दोनों ही तरीके से गया है। तो वर्ग किलोमीटर में यदि आपसे पूछ रहा है तो आप सब जानते ही हैं भाई 3,42,239.74, जबकि वर्ग मील में पूछे तो याद रखिएगा 132, 140। लिखिए राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में या फिर वर्ग मील में। अगली बात कि राजस्थान का ये जो इतना एरिया है ये देश में कौन सा स्थान रखता है? देश में स्थान। तो याद रखिएगा देश में जो स्थान है वो है प्रथम। प्रथम स्थान कब से है? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 से। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा इस दिन ये हुआ था कि एमपी से यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है वो अलग राज्य बना था। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, इसीलिए एमपी जो सबसे बड़ा हुआ करता था उसके स्थान पर राजस्थान आ गया। अब अगली बात ये आती है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो देश के कुल क्षेत्रफल का भाग है 10.41%। याद रखेंगे, क्योंकि देश का जो क्षेत्रफल है वो है आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान के इसकी हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे सामने आंकड़ा आएगा 10.41%। याद रखेंगे। तो यही मेनली जो क्वेश्चन होते हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड जो करता है एग्जामिनर, वो आपके सामने ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, लिखिएगा। चलिए आगे इसी में कुछ बातें लिखिए। जैसे नेक्स्ट अब लिखिएगा आप कि राजस्थान जो है, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर इजराइल से, कौन सा देश है? इजराइल से 17 गुना बड़ा है। याद रखिएगा कितना गुना बड़ा है? 17 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर ब्रिटेन से दुगुना है। याद रखिएगा ब्रिटेन से दुगुना है। लिखिएगा। और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देखिए जापान, जर्मनी, वियतनाम, कजाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इन सब के याद रखिएगा कि लगभग बराबर है। देखिए सबसे पहले कोशिश तो यही है कि जब क्षेत्रफल से क्वेश्चन बन रहा है ना, तो वो ज्यादातर तो क्वेश्चन बनने की संभावना यही है कि क्षेत्रफल कितना है और वो देश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है, और कोई लंबी चौड़ी बात ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा जो जिला है
वो है जैसलमेर। और अभी आपको पता है ये सारी चर्चा हम 33 के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जिला, तो सबसे छोटा जिला जो है वो है धौलपुर, 33-34 वर्ग किलोमीटर। लिखिएगा। ठीक है, तो ये लिखिएगा। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर कुछ बिंदु और होते हैं। लिखिए। नहीं नहीं, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है विकास, पढ़ते वही पढ़ते रहिए आप। चलिए लिख लिया आगे। तो ये बात क्षेत्रफल के आधार पर हो गई है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम बात आगे करते हैं और चर्चा ये करते हैं कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान का आकार क्या है। आकार या फिर आकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ ही जाता है, आकार या फिर आकृति। तो राजस्थान का जो आकार या जो आकृति है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए वो हमें दिखाई देता है इस प्रकार से। एक तो आकार हम पढ़ते हैं वो है आपके पतंगाकार, और एक जो है वो है आपके विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। और एक ये पूछा भी जाता है कि प्रोफेसर जो टी.एच. हैंडले हैं, कौन से प्रोफेसर टी.एच. हैंडले ने कौन सा प्रकार यानी कौन सा आकार बताया है, तो वो बताया है रोम्बस, रोम्बस जैसा, याद रखिएगा। तो राजस्थान का आकार जो पतंगाकार दे रखा है, ये पतंगाकार क्यों है? तो देखिए ये राजस्थान है। आप सब जानते हैं कि ये जो दिशा है ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, और ये आपके कौन सी है? पूर्व दिशा है। तो ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान के अंदर जो हम चर्चा कर रहे हैं, एक तो देखिए उत्तर से दक्षिण, राजस्थान में उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो कितनी है? तो याद रखिएगा 826। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है तो राजस्थान का आकार पढ़ रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि राजस्थान का जो आकार पतंगाकार है वो क्यों है? क्योंकि उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो तो 826 है, ध्यान दें आप, और पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है, पश्चिम से पूर्व जो चौड़ाई है वो कितनी है आपके? तो याद रखिएगा 869, 869, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 43। इसका मतलब यह है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है। यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर होती तो इसका आकार पतंगाकार नहीं होता, कुछ और ही होता। तो एक तो लंबाई चौड़ाई के आधार पर याद रखिएगा हमारे राजस्थान का जो आकार है वो कैसा है? पतंगाकार। तो आकार भी हो गया और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई भी हो गई। इधर विषम कोणीय चतुर्भुज की हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखिए ये हमारा राजस्थान, जिसमें ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये आपकी पश्चिम दिशा,
और ये है आपकी पूर्व दिशा। भाई उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज क्यों है। देखिए, ये है विकर्ण, एक ये होता है विकर्ण, इनको क्या कहा गया है, विकर्ण कहा गया है। आप वैसे देखते हैं कि अक्सर आपको एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजस्थान में उत्तर से दक्षिण या फिर पूर्व से पश्चिम लंबाई चौड़ाई कितनी है। लेकिन अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है ये कि उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिमी जो लंबाई है ये कितनी है। तो ये है, याद रखिएगा, 784 यानी कि 784 किलोमीटर। जबकि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी जो लंबाई है ये कितनी है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके 850 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में ये जो विकर्ण है इन दोनों की लंबाई बराबर नहीं है, इन दोनों में भी अंतर है। और कितना अंतर है, तो आप कहेंगे 66 किलोमीटर। यदि ये दोनों समान होते तो यहां पर होता समकोणीय चतुर्भुज, लेकिन अंतर है, अलग अलग है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज। यानी राजस्थान का जो आकार पतंगाकार पढ़ते हैं वो तो लंबाई चौड़ाई के आधार पर है, और विषम कोणीय जो चतुर्भुज आप पढ़ते हैं वो विकर्णों की लंबाई के आधार पर है। ठीक है, तो ये सारी बातें लिखिए इसी प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आकार भी क्लियर हो गया और ये लंबाई चौड़ाई और विकर्णों की लंबाई भी क्लियर हो गई। उतारो। चलिए, बना लिया। तो लंबाई चौड़ाई क्वेश्चन हो गए, आकार हो गया, और इधर ये विषम कोणीय चतुर्भुज। तो देखिए, क्षेत्रफल की बातें हुई हमारी, ठीक है, पूरी। उसके बाद में फिर आकार की बात हुई। अब आप अगला बिंदु हेडिंग लगाइए, राजस्थान का विस्तार। और ये जो राजस्थान का विस्तार है ये हम पढ़ रहे हैं बिंदुओं के आधार पर। किस आधार पर पढ़ेंगे, बिंदुओं के आधार पर। बिंदुओं के आधार पर कैसे, देखो, जैसे बिंदुओं के आधार पर, जैसे ये राजस्थान है, ठीक है। इस राजस्थान के अंदर एक तो हमारे यहां उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा है, और पूर्वी बिंदु कौन सा है। ये बिंदु हमें पढ़ने हैं। जिसमें लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी बिंदु। और हमारे राजस्थान का जो उत्तरी बिंदु है वो है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर कोणा गांव। और कोणा गांव जो है वो आपके कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा श्री गंगानगर। ये है हमारे राजस्थान का उत्तरी बिंदु। राजस्थान के दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करते हैं, दक्षिणी बिंदु, और वो है आपके बोरकुंड। बोरकुंड गांव जो कि आपके कुशलगढ़ तहसील के अंदर आता है, बांसवाड़ा जिले में। यह है राजस्थान का क्या, दक्षिणतम बिंदु। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपको विस्तार पूछा जाए तो आपको बताना है कोणा गांव से लेकर बोरकुंड गांव तक। ठीक है, इसी प्रकार से आपको पूछा जाए कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वो है आपके, याद रखिएगा, कटरा गांव। कटरा गांव जैसलमेर, जैसलमेर। और हमारे राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु, वो है आपके कौन सा, तो याद रखिएगा शिलान गांव, जो कि राजाखेड़ा तहसील में आता है, धौलपुर।
ये है हमारे राजस्थान का पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। और उसके बाद में आपको पूछा जाए राजस्थान का मध्य बिंदु, तो याद रखिएगा लांपोड़ाई। लांपोड़ाई आपके मेड़ता नागौर, ये लो उतारी। तो राजस्थान का ये हो गया बिंदुओं के आधार पर विस्तार, उत्तरी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और मध्यवर्ती बिंदु उतारिएगा। पूछे जाते हैं कहां से कहां विस्तार है, तो कोणा से एक बोरकुंड, कटरा से शिलान। उतारो। लिख लिया होगा आप सबने, राजस्थान के विस्तार में बिंदुओं के आधार पर विस्तार, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, सारी बातें हो गई। लिख लिया है तो एक बार कमेंट करिए हल्का सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो अब राजस्थान का जो विस्तार हम पढ़ने वाले हैं, राजस्थान का विस्तार, वो राजस्थान का विस्तार हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर के आधार पर। अक्षांश देशांतर इस आधार पर। ठीक है, तो राजस्थान का विस्तार अक्षांश और देशांतर के आधार पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये आपके सामने एक, ये आपके सामने एक ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब जिसे हम पढ़ते हैं काल्पनिक पृथ्वी। ग्लोब क्या है? काल्पनिक पृथ्वी है ये। और इस ग्लोब के अंदर आपको दो रेखाएं देखने को मिलती है। आराम से एक एक शब्द को देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का विस्तार अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो हम ये कह रहे हैं कि काल्पनिक पृथ्वी जिसे हम ग्लोब कहते हैं, इस ग्लोब में आपको दो रेखाएं देखने को मिलती है। एक तो रेखाएं आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ऐसे। ये जो रेखाएं अभी मैंने खींची है, इनको कहा जाता है अक्षांश। यानी ग्लोब के अंदर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं खींची जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं। ये तो होते हैं अक्षांश। और इसी काल्पनिक पृथ्वी को जैसे ग्लोब के रूप में हम पढ़ रहे हैं, इसमें जब आप पढ़ते हैं ये रेखाएं, जो कि आपके काल्पनिक पृथ्वी ग्लोब में उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं हैं, इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, देशांतर। ये कौन सी रेखाएं हैं? ये देशांतर है। तो सबसे पहले तो केवल हमने इतना ही समझा कि इस ग्लोब में जो आड़ी रेखाएं हैं वो तो अक्षांश है, और जो खड़ी रेखाएं हैं वो क्या है? देशांतर है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपके अक्षांश। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अलग अलग करके दोनों को पढ़ लेते हैं, पहले अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हैं और फिर देशांतरीय विस्तार। ठीक है, ये तो बनाने की आवश्यकता थोड़ी है, आइडिया ही आपको कि भाई ये अक्षांश रेखाएं होती है और ये देशांतर रेखाएं होती है। काल्पनिक रेखाएं हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और ये जो हम राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ने जा रहे हैं, इसको लेकर हम चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, लीजिए इसमें सबसे पहले अक्षांश। तो हमने कहा कि ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक जो रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। कितनी होती है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, वो अक्षांश होते हैं। क्वेश्चन आता है कुल अक्षांश कितने होते हैं? फिर एक ग्लोब में कुल अक्षांश होते कितने हैं? तो हम यहां पर ये देखते हैं कि ये आपके सामने ग्लोब रहा। ठीक है, इस ग्लोब में एक तो रेखा है वो जो इस ग्लोब को दो भागों में बांटती है, वो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। उस रेखा का नाम तो क्या है? याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि एक अक्षांश है जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश, और ये 0 डिग्री अक्षांश जो है ये ग्लोब का विभाजन करती है। देख ही रहे हैं आप, ग्लोब का क्या करती है? विभाजन। और ये जो ग्लोब का विभाजन हुआ है ये दो भागों में हुआ है, क्योंकि ऊपर वाला तो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये दो बातें, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 0 डिग्री अक्षांश है तो इसके ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते यहां पर कितने? 90 डिग्री। और इसी प्रकार ऐसे यहां से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और यहां पर कितने? 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री ही आपके उत्तरी गोलार्ध में है और 90 डिग्री ही आपके किस में है? दक्षिण गोलार्ध में। तो पूछा जाए कि एक ग्लोब में कुल अक्षांश कितने होते हैं, तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर कि कुल जो अक्षांश होते हैं वो देखिए 90 प्लस 90, और एक आप देखिए इन दोनों का विभाजन कर कौन रहा है? 0 डिग्री अक्षांश। तो 90 90 प्लस 0 डिग्री अक्षांश 181 कुल अक्षांश होते हैं एक ग्लोब में। कितने होते हैं? 181। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यदि आपने पढ़ रखा है तो थोड़ा सा ये भी पढ़ रखा होगा कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है एक ग्लोब में। कुल अक्षांश रेखाएं, यहां हो सकता है किसी विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो। तो एक ग्लोब में कुल जो अक्षांश रेखाएं हैं वो होती है 179। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, हम कह रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते देखो इस प्रकार से। मतलब यह है कि जैसे जैसे हम उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ रहे हैं, अक्षांश के मध्य की जो ये लाइन है इसकी जो लंबाई है वो कम होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा जब केवल और केवल बिंदु से डिफाइन किया जाएगा। किसको? इस 90 डिग्री को। उसी प्रकार इसे भी एक बिंदु से डिफाइन करेंगे 90 डिग्री को। तो जो रेखाएं हैं उसमें दो तो बिंदु आ गए, तो दो बिंदु आ गए। कुल कितनी अक्षांश है? 181। दो बिंदुओं के रूप में तो माइनस करेंगे कितना आएगा? 179। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी बने तो राजस्थान का अक्षांशी विस्तार पढ़ने उससे पहले अक्षांश के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और इस अक्षांश से निर्धारण किसका होगा? तो याद रखिएगा, जलवायु का। कैसे होगा इसकी भी चर्चा करेंगे। अक्षांश से निर्धारण किसका होता है? याद रखिएगा, जलवायु का। ठीक है, और दो अक्षांशों के मध्य कितनी दूरी होती है? या सबसे पहले दो अक्षांशों के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे कहते हैं जोन। याद रखिएगा, काफी सारी बातें अक्षांश के बारे में। अभी तक हमने राजस्थान का अक्षांश विस्तार तो लिखा भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैं अक्षांश के बारे में बता रहा हूं अभी तक आपको। ठीक है, ये उतार लीजिए, उतारिए। ये उतारिए, बाकी की चर्चा जो है वो हम करेंगे अगले सेशन।